देखिए, ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी थी जो एल के आडवाणी जी ने इंडोर्स की थी। उसके बाद से बहुत ऐसे चुनावी प्रक्रिया इंट्रोड्यूस हुए हैं जहां पे सवालिया निशान उठते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने आए थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए थे। इलेक्शन कमीशन का क्या जॉब है? इलेक्शन कमीशन का जॉब है दैट सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो अगर किसी एक जन के बीच देश में, वोटर के देश में मन में संदेह होता है तो संदेह को दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन को पहले भी, चुनाव से पहले भी लिखा था, पर इलेक्शन कमीशन ने ना हमें समय दिया, ना हमारी बात को सुना और उन्होंने 4 लाइन की शायरी जरूर सुना दी थी, सस्पेशन क्लियर नहीं किया। अब जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट में हुआ है और कल इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया, इलॉन मस्क ट्वीट कर रहे थे पोर्टो रिको को लेकर के इलेक्ट्रिक मशीन्स नहीं होनी चाहिए, वोटिंग मशीन्स, दे कैन बी हैक, छोटी मोटी कोई भी एआई से हो, ह्यूमन एंट्री से हो। ये उसको मुद्दा किसने बनाया? राजीव चंद्रशेखर जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इलेक्शन कमीशन से पहले वो जवाब दे रहे हैं। उनको भी इलॉन मस्क ने कहा कोई भी मशीन हो, फलाना ढिमका, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, नो डेटा, सब कुछ, वो भी हैक हो सकती है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही हमारी पार्टी कह रही है, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर रहना चाहिए और इसलिए हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि देश के जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम मुंबई नॉर्थ वेस्ट के विषय को अगर इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान नहीं लेती है, सीसीटीवी फुटेज से लेकर कैसे 19th राउंड के बाद हमें पोल जो काउंट हो रहे थे वो अनाउंस नहीं हो रहे थे, कैसे एक लीडिंग कैंडिडेट को 48 वोट से बैलेट पोल्स के माध्यम से हराया गया, बैलेट पोल जो सुबह काउंट होने चाहिए थे वो एंड में काउंट करके कहा गया कि वो हार गए हैं। ये सारा मुद्दा अगर इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेती है और जो इन्वेस्टिगेशन अभी वनराय पुलिस स्टेशन में चल रही है कि कैसे एक मोबाइल फोन, अगर इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी का फोन एक कैंडिडेट के रिलेटिव के पास पाया गया, कैसे पाया गया, क्यों पाया गया, क्या कारण था, उनको हैंडसेट दिया गया था, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और मुद्दा बनाएंगे ही। कि इतना दुख होता है देखकर कि हम बार बार रेलवेज के रोज वंदे भारत के लिए हरी झंडी दिखाते हैं प्रधानमंत्री जी, अरे दिखाइए, बहुत नई ट्रेन आए, सुविधाएं, पर देश के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो डिस्काउंट मिलता था वो खत्म कर दिया है, जो पैसेंजर फेयर्स हैं उसको दुगना कर दिया है, जो सुविधाएं हैं वो खत्म सी हो गई हैं, जो जनरल कोचेज हैं जिसका इस्तेमाल गरीब आदमी करता है, जो फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, एसी फेयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो कोचेज आपने खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं कैसे खच भरकर बिहार और उत्तर प्रदेश जाती हैं ट्रेनें और उसका कोई संज्ञान नहीं लेते। ये वही रेल मिनिस्टर हैं जिस रेल मिनिस्टर के अंतर्गत ओडिशा का बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन का हादसा हुआ था। क्या आज तक वो आरोपी पकड़े गए? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने पद से इस्तीफा दें? जैसे ही इन्हें तीसरी टर्म, इनको टर्म में रेल मंत्रालय दिया था, मैंने तभी भी कहा था क्या उनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके बीच में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से रेल हादसे होते हैं, वो सिर्फ हरी झंडी दिखाते रहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते रहते हैं, अपना प्रमोशन करते रहते हैं, मोदी जी का प्रचार करते रहते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाते हैं स्टेशन पे, पर जनता की सुविधा का कोई काम नहीं होता है। इसलिए दुख होता है जब जाने चली जाती हैं, क्योंकि गैर लापरवाही आपकी है, इसलिए दुख होता है, और कोई जिम्मेदारी सरकार से नहीं लेता है, इसलिए दुख होता है। नहीं, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, पॉक्सो एक सख्त कानून बना है, माइनर बच्चों के साथ अगर शोषण होता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्ची के साथ हुआ है उनको न्याय मिलेगा, और अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है, पर क्योंकि सीबीआई के दायरे में है, मैं उम्मीद करती हूँ सीबीआई अपनी जाँच अच्छी तरीके से करेगा।